Hello, dear students. This is Amjad Lagari, and this is the lecture number 4 of chapter number 7. We already have covered three topics of the chapter inflation, unemployment, and business cycles. So, in today's lecture, we will discuss about the inflation due to change in demand and supply. So we will try to answer, or we will try to understand the question, just like what are the economic forces that cause inflation, or what is the relationship between unemployment and inflation in the short run and in the long run. How can nations reduce an unacceptably high inflation rate? So, in this lecture today, we are going to discuss about the inflation due to change in aggregate demand and aggregate supply. So, there are some types of inflation according to aggregate demand and aggregate supply. First one is the expected inflation. What is expected inflation? It means what is already we are expecting, which will come in the future. So we call it expected inflation. इसको हम दूसरे अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं कि जो हमें पता हो कि इतना जो रेट है प्राइसेस का वो इंक्रीज़ होगा वो फ्यूचर में अगले साल में, या हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल जो है वो इन्फ्लेशन रेट 2% बढ़ता है, या 3% बढ़ता है, या 4% बढ़ता है. तो ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो लोग अपने एक माइंड में ये आप इसे कह लें कि थिंकिंग बना लेते हैं कि आपकी जो इतनी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होगी. ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब जो जॉब्स होती हैं, उनकी जो रिम्यूनरेशन होती है, या जो अदर एग्रीमेंट्स होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के, परचेजिंग के, मटेरियल के, अदर जो चीज़ें हैं, तो उनमें ऑलरेडी उस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखा जाता है कि लेट सपोज़ आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि जो है हर साल 3% जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसी हिसाब से जो है हर साल सैलरीज़ भी बढ़ेंगी, लेबर की वेजेस भी बढ़ेंगी. ठीक है, उसी हिसाब से अब ये क्या है आपकी लेबर वेजेस और सैलरीज, एक ये है आपकी लेबर कॉस्ट. तो जितनी लेबर कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो है वो चीज़ों की जो प्राइस है, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो भी इंक्रीज़ होगी. या जो है वो एक लॉन्ग टर्म में हम एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं किसी कंपनी से, जो दो आपस में कंपनीज एक बाइंग और सेलिंग का कोई एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, या कोई जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो तय करना चाहती है, कितना इंटरेस्ट रेट हमें रखना है, तो वो अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बेस बना के वो रखती हैं. तो इस रेट जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो आपकी जो बिज़नेस साइकिल्स हैं उनमें अप और डाउन आता है. दूसरी टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. नाम से ही जो है आप इसकी मीनिंग समझ सकते हैं. डिमांड पुल इन्फ्लेशन मीन्स आपकी जो इन्फ्लेशन है जो डिमांड की वजह से पुल हो, अप हो या इंक्रीज़ हो, उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. मीन्स जब भी आपकी जो है वो एग्रीगेट डिमांड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब इसका हम जो है वो आगे एक ग्राफ में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन क्यों होती है. इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि आपकी वाई एक्सिस पे जो है वो प्राइसेस हैं, प्राइस लेवल है. एक्स एक्सिस पे आपका रियल आउटपुट है. ठीक है, आपका एक जो कर्व है वो ए इस एग्रीगेट सप्लाई का और ए डी एग्रीगेट डिमांड का. अब पहले जो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम था आपस में एक प्राइस लेवल पे, वो कहाँ पे था, पी यहाँ पे, और ई पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. मींस दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट. मगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से, अब एग्रीगेट डिमांड जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ हो सकती है. इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, मगर हम यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं.
आपकी सप्लाई जो है वो सेम रहेगी, सप्लाई में आपकी कोई कमी नहीं आएगी, मगर आपकी जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो जब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। इंक्रीज़ इन प्राइसेस मींस इंक्रीज़ इन इन्फ्लेशन। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मींस एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये क्या है, द कॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। देन थर्ड टाइप इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। अब इसका भी आप जो है वो हेडिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मीनिंग है इसकी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मींस आपकी जो कॉस्ट बढ़ती है, आपकी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, लेबर की जो कॉस्ट बढ़ती है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे जो है वो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं लास्ट जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, एग्रीगेट सप्लाई अपनी जगह पे मौजूद थी, मगर इस आप ग्राफ में देख सकते हैं कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम हो रही है। एग्रीगेट डिमांड आपकी वही है, आपकी डिमांड कम या ज़्यादा नहीं हुई, वो वही सेम है, मगर एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या हुई, ए एस से ए एस डैश की तरफ क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। जब डिक्रीज़ हुई तो ऑब्वियसली क्या हुई, प्राइस आपकी बढ़ गई। इसको हम अदर वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि जो है वो ख़रीदने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं और सप्लाई जो मार्केट में वो क्या है, कम है। तो इसकी वजह से भी आपकी प्राइसेस की लेवल बढ़ जाती है। प्राइसेस की लेवल बढ़ना मीन्स आपकी जो है वो एक आपकी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। तो इसको कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहते हैं, या अदर वर्ड्स में इसको स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। देन द एक्सपेक्टेशंस एंड इन्फ्लेशन। जब हमें पता होता है कि एक्सपेक्टेड होता है कि आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि 2-3 सालों से, 5 सालों से जो वो हर साल 2%, 3% जो है वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई जो हैं कर्व्स हैं वो आपस में जो है एक दूसरे को खुद ब खुद बैलेंस करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो है वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती, आपका इन्फ्लेशन का जो एक रेट है वो वही रहता है, मतलब आपकी इनकम पे कोई जो है वो फ़र्क नहीं आएगा, आपकी डिमांड और सप्लाई पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे देखें, आपकी पी पॉइंट और ई पॉइंट जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे पहले आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे थी, फिर आपकी एग्रीगेट सप्लाई ए एस डैश, ठीक है, ये आपकी इंक्रीज़ हुई। जब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो एग्रीगेट डिमांड भी उसके साथ इंक्रीज़ हुई। फिर थर्ड लेवल पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई डबल डैश ये इंक्रीज़ हुई, तो ए डी डबल डैश, तो आपकी उतनी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ हुई। तो अब क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो बढ़ तो रही है, प्राइस बढ़ रही है, मगर आपको पता है कि जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से आपकी जो सैलरीज़ हैं वो भी उतनी बढ़ती हैं। जैसे कि आप जैसा ऐसा होता है ना, हमारे हर साल गवर्नमेंट बजट में जो है वो इंक्रीज़ करती है सैलरीज़ में, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की और दूसरी जो है वो एक जनरल लेबर जो होता है उसकी ये होता है कि आपका कट वेज रेट इतना होगा, कम से कम लेबर को इतनी वेज देनी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी। तो इसलिए किया जाता है कि ताकि आपकी जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से आपकी इन्फ्लेशन, आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो, ताकि लोगों को का जो परचेजिंग पावर है वो मुतासिर ना हो। तो यही सेम सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का रोल ये है कि आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन जैसे बढ़ता है, हमें एक्सपेक्ट होता है कि इतनी जो है वो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाती है, उसी हिसाब से आपकी इनकम भी जो है वो उसका लेवल भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता है। तो हमारी जो इनकम लेवल है उस पर इतना इफ़ेक्ट नहीं आता।